हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम अपने पॉलिनोमियल चैप्टर जो कि 10th क्लास का अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट है उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। आज हम सीखने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी उसका एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने पॉलिनोमियल के बारे में जाना था, पॉलिनोमियल बोलते किसे हैं। फिर पॉलिनोमियल की हमने डिग्रीज देखी थी, यानी डिग्रीज देखी थी। डिग्री देखने के बाद फिर हमने उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन सीखी थी कि क्या होती है क्लासिफिकेशन। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहे होते हैं। उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है यानी फ्रैक्शन यानी 1/2 या पॉइंट में कुछ ऐसी आ रखी है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये भी कंडीशन देखी थी। उसके बाद फिर हमने देखे थे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते करते जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वाली वैल्यू होती है जिसको अगर हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यानी एल्जेब्रिक जो पॉलिनोमियल हमारा मान लो x² प्लस x प्लस 4, इसमें वो वाली वैल्यू ऑफ x जिसके लिए इसकी इक्वल वैल्यू 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल का जीरो, जिस पर पॉलिनोमियल में वैल्यू रखने पर वैल्यू 0 आ रही है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस केस में क्या होगी देख लेते हैं ऐसी। अरे यार, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्वाड्रेटिक के बारे में यहाँ सारी डिटेल होने वाली है। और थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जीरो और कोफिशिएंट में, यानी जो हमारे x और x² वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट में रिश्तेदारी क्या होती है। सबसे पहले लीनियर के केस में देखते हैं। लीनियर का मतलब, लीनियर से हम क्या समझते हैं, वो जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर बोलते हैं। ax प्लस b जैसे एक्सप्रेशन को हम क्या लीनियर बोल सकते हैं? जी हाँ। और इस पॉलिनोमियल को हमने 9th क्लास में ऑलरेडी खूब डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब हम इसके जीरोज़ निकालने की ट्रिक देखते हैं। क्या इसको इक्वल टू 0 से कंपेयर करते थे जब इसके जीरोज़ की वैल्यू निकालनी नहीं होती, इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ को निकालना होता था। तो यहाँ से हम क्या x की वैल्यू निकालें, a इक्वल्स टू माइनस बी, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन a। ये हमारा आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल का जीरो ये आ गया। अगर इस वैल्यू को हम इसमें रखें तो जीरो आ जाएगा। ज़रा कैलकुलेट करके देख लें। अगर हम x की जगह माइनस बी अपॉन ए रख दें तो जीरो आ जाएगा। चेक करते हैं, a से a कटा, माइनस बी प्लस बी यानी जीरो। यानी कंडीशन तो सही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसके लिए क्या कोई फार्मूला हम बोल सकते हैं जो जनरल फार्मूला हो, जो हर एक एक्सप्रेशन पर वैलिड हो, हर एक लीनियर एक्सप्रेशन पर, लीनियर पॉलिनोमियल पर वैलिड हो। वो क्या हो गया, x इक्वल्स टू यानी जीरो इक्वल्स टू जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ या फिर कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट तो नहीं जाएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि b हमारा कांस्टेंट है, b के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म अपॉन, यहाँ पर केवल a सिंपल है, यहाँ पर भी a पॉजिटिव ही था, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हमारा फॉर्मूला हो गया जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने का। इसी तरह से क्वाड्रेटिक का भी एक फॉर्मूला आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा उसके बारे में देखते हैं, इसको फटाक से नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका क्या फॉर्मूला होगा। जैसे इसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला निकाल दिया तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा ज़रा देखते हैं। पहले तो देखने वाले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछली क्लास में भी बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है।
क्या इसकी डिग्री आपको 2 दिख रही है? क्योंकि शुरुआत में ही 2 लिख दिया। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं एक, और फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करके देखते हैं और उसमें से फिर जीरोज़ का कोई फॉर्मूला निकालेंगे। मान लो 2x² माइनस 8x -4 to 6 या फिर 6x +4 इक्वल इसके हमें जीरोज़ निकालने हैं, यानी इसके अब हमें जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सही करते हैं, 6 इसे कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 8। 4 3 = 12, 6 5 2 16, 4 4 16, 8 आ रहा होगा, 6 2 = 12, 8x सही है, 8x से निकल आएगा। क्या हमने 9th क्लास में जब पॉलिनोमियल पढ़ा था वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर कर सॉल्व करना सीखा था कि उसके हम किस तरह से जीरोज़ निकाल सकते हैं उस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देखते हैं। फैक्टराइज अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो पीछे वाले कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल ऑफ x² है, इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 12। अब 12 को फैक्टराइज करो। 2 6 2 3 3 1, इसके फैक्टर ये आ गए। अब जो फैक्टर आए हैं इनकी एक ऐसी जोड़ी बनाओ 2 डिजिट की जिसको प्लस या माइनस करने पर 8 निकल के आ रहा हो, 8x निकल के आ रहा, मतलब 8 निकल के आ रहा हो, बेसिकली 8 से कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या 2 to 4 और 4 और 3 7 होते हैं, नहीं सॉल्व हुआ। 3 to 6, 3 × 2 और 6 हो गया और +2, यानी अब 8 हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2x²। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब इसके हिसाब से हमें हेल्प मिल जाएगी। 3 और 2 6, यानी -6x और -2x लिख सकते हैं, +6 माइनस प्लस, और इन दोनों को जोड़ने पर फिर से 8x, यानी हमारे एक्सप्रेशन में भी कोई चेंज हुआ नहीं है। अब हम इसको यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, ले सकते हैं उसे कॉमन। क्या है? 2x कॉमन आ गया, 2x, x -3 वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं? -2 कॉमन ले लें, x -3 यहाँ पर भी आ जाएगा। और फिर हमने फैक्टराइजेशन मेथड में ही पढ़ा था कि इन वालों को अलग लिख लेते हैं और इन दोनों में से केवल एक को लिखते हैं। तो 2x -2 और x -3 ये हमारे आ गए फैक्टर। अब इन फैक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ से वैल्यूज़ निकल के आ रही होती हैं। x -3 = 0 रखो और एक बार रखो 2x -2 = 0, यानी दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखना होता है जब जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमें कैलकुलेट करने होते हैं। पहली बार जब भी हमें जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने होते हैं तो हम =0 अपने आप ही लगा देते हैं इक्वेशन के आगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या लीनियर हो चाहे क्यूबिक हो, तो =0। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज़ निकल के आ रहेंगी। यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 3 आएगी, एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और ये 2 अपॉन में जाएगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 और 2 वैल्यू आई है। क्या इसके लिए अब हम कोई फॉर्मूला दे सकते हैं कोफिशिएंट से रिलेटेड? जानते हैं उसके बारे में। चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं। हमारे जीरोज़ क्या आए हैं? 3 और 1, 3 और 1 ही तो जीरोज़ हैं। क्या इनके बारे में कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखते हैं। क्या मैं ये लिख दूँ? सम ऑफ जीरोज़ कुछ है, क्या है? 3 + 1 यानी 4 है, 4 निकल के आ गया। अब जब इसको अगर हम फॉर्मूले की टर्म्स में लिखें तो 4 यहाँ से मैं कैसे बना सकता हूँ? 8 / 2 बन गया 4, यानी 8 / 2 4 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो -8 है, -8/2 यानी कितना हो गया? -4। अब इसको प्लस करने के लिए, क्योंकि प्लस का 4 आना चाहिए सम ऑफ जीरोज़, अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा है ना, यहाँ से कैलकुलेट करके जब जोड़ा है तो 4 आया।
इसको हम माइनस लगाएंगे तब जाके ये चीज़ हमें 4 दे रही होगी। तो एक हमारे लिए फॉर्मूला आंखों देखते हुए आ गया, वो क्या आया, माइनस तो लगाओ अपनी तरफ से एडिशनल, और फिर ले लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, एक्स। अब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, इस केस में जो -8 है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला। जब हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, यानी कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारा दोनों जीरोज़ का सम, यानी जो जोड़ होगा, जो दोनों को जोड़ने पर आएगा, वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक तो हो गया सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। दूसरा देखते हैं एक और चीज़, कि अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या 1 × 3 मिला है हमें, जो कि 3 वैल्यू आ रही है। अगर इसको फॉर्मूले के टर्म्स में देखें तो कैसे मिलेगी हमें 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मिल गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। नोट करो इसको, फिर मैं थोड़ा क्लियर करके फेयर करके लिखता हूँ इसको। सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ होती है गाइज। हम मानते क्या हैं, जितनी हमारी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स हमारी इक्वेशन के निकल के आते हैं। जैसे लीनियर में देखा था हमने, 1 रूट निकल के आ रहा था, क्वाड्रेटिक में देखेंगे 2 रूट निकल के आएंगे, क्यूबिक में देखेंगे 3 रूट निकल के आएंगे। अगर डिग्री 4 हो जाए यानी अपने पॉलिनोमियल की, तो 4 सॉल्यूशन निकल के आएंगे, यानी 4 जीरोज़ निकल के आएंगे, जीरोज़ ही बोलते हैं। सम ऑफ जीरोज़ हमने ये निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये निकाला। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात ले रहे हैं तो इसमें हम जीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं अपनी तरफ से, ताकि फॉर्मूले में कुछ हम लिख सकें। नोट करो, फिर इसको समझाते हैं ढंग से। अब जो अल्फ़ा बीटा की बात बताई है, इससे मतलब क्या है, अभी हमने अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ को बोल दिया कि जो जीरोज़ आएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, वो अल्फ़ा और बीटा होंगे। और अभी हमने एक प्रैक्टिकल करके एग्जांपल से समझा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखा था माइनस ऑफ 8 अपॉन 2 जो निकाला था 4 आया था, वही चीज़। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 1। खोपड़ी में उतार लेंगे इसको कॉपी के साथ साथ, और ये याद करना है हमें। इसको हम डायरेक्टली एज ए रिज़ल्ट यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा देखा था हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। वो क्या निकल के आया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकल के आया था। अब इसको इतना बड़ा याद करने में तो दिक्कत होगी, इसलिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको जनरल टर्म में यानी नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, क्या एक्स स्क्वायर तो पक्का आना ही आना है, प्लस एक्स भी ज़रूर आना ही आना है, प्लस कांस्टेंट टर्म आनी है, उसको मान लो सी से लिख सकते हैं। अब ये सी कुछ भी हो सकता है, 0 +1 -1 कुछ भी, पॉजिटिव में भी कुछ नेगेटिव में भी कुछ, तो सी का फंडा ख़त्म। क्या पता यहाँ पर -8 जैसी चीज़ आ जाए, भाई -8 आ सकता है, यहाँ पर माइनस हो तो हमने प्लस क्यों लिख दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक बी। अब ये बी क्या है, बी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 -1 -2 -4, प्लस के भी कुछ भी, माइनस का भी कुछ भी, और 0 भी। उसी तरह से एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देते हैं एक ए से क्या मतलब है, ए भी कुछ भी हो सकता है,
+1 +2 +4 +5 +6 +8 +10 100 1000 करोड़ कुछ भी। उसी तरह से माइनस में भी कुछ हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर हमने बोल दिया था 0 हो सकता है, यहाँ पर बोल दिया था 0 हो सकता है, यहाँ पर 0 क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पर 0 हुआ तो x² वाली टर्म 0 हो जाएगी और फिर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल केवल एक लीनियर पोलिनोमियल बन के रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब हमने जनरल एक्सप्रेशन देख लिया कि अपनी जो एक्सप्रेशन होती है वो कुछ कुछ ऐसी दिखती है। जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी हम इससे कंपेयर कर लेंगे। और फिर हम सम ऑफ रूट्स की बात है तो फिर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? b है और माइनस लग के यानी -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a। उसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट में कांस्टेंट वाली टर्म क्या है? c। प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a। और ये हो गए हमारे फॉर्मूले डायरेक्ट इनके। अब हम इनकी जगह में साफ करके ये लिख सकते हैं c/a शॉर्टकट फार्मूला, और इसकी जगह लिख सकते हैं -b/a। ये भी बराबर होगा, समझे? अब इसको नोट करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक चैप्टर के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर के बारे में तो हम ऑलरेडी 9th में भी खूब पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब से हमारी बारी है क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ने की, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ NCERT। वो क्या बोलता है? x² + 7x + 10 के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई करके बताओ कि उनकी रिलेशनशिप जो हमने निकाली है वो सही है या गलत है। हम सीधा इसके फैक्टर करके देखते हैं। 10 क्या हो सकता है? 2 × 5। उसी तरह से लिख देंगे 2x + 5x + 10, इधर x² कॉमन लेंगे, इधर x कॉमन आ जाएगा, x + 2। फैक्टर समझ में आ गए ना? 10 5 1। इसी तरह से सिंपल, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, 10 × 1 उसके फैक्टर लेने थे, x² का 1 था। यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या आएगा? +5x + 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 और -5। दोनों के सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं? -7 आ रहा है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -7। दोनों को जोड़ने पर -7 कैसे निकलता है? क्या देख सकते हैं हम इसमें? फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? -b/a। b की वैल्यू कितनी है? 7, माइनस आएगा फॉर्मूले का, और a कितना है? 1। क्या दोनों वैल्यूज़, ये वाली जो हमने प्रैक्टिकली निकाली है और ये वाली, क्या बराबर आ रही हैं? तो सही है, वेरीफाई हो गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में देखते हैं। पहले हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। अल्फ़ा × बीटा क्या वैल्यू थी? c/a। c की वैल्यू कितनी है? 10। a कितना है? 1, तो यानी आ गया 10। अब अल्फ़ा × बीटा प्रैक्टिकली जो हमने सॉल्व करके निकाला है उससे कैलकुलेट करते हैं। -2 × -5, क्या फिर से 10 आ रहा है? तो ये भी सही है। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया जो हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले रिज़ल्ट निकाला था, जनरल रिज़ल्ट, वो बिल्कुल सही है और वो सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं और उसको भी सॉल्व करके देख ही लेते हैं लगे हाथ। ये बोलता है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² - 3, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। दोनों के बीच में अगेन रिलेशन ही निकालना है, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, और हमें इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। किसके? क्वेश्चन है x² - 3। थोड़ी देर पहले जब मैं इसको बता रहा था कि जनरल टर्म को ऐसे लिख सकते हैं जिसमें c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 +1 या -1 कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। अब उसका डायरेक्ट एग्जांपल यहाँ पर आ चुका है जो कि है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हो गया अपना जनरल रिजल्ट। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 1x स्क्वायर, जिसका कोई नहीं होता उसका मल्टीप्लाई में 1 मान लो, प्लस 0x प्लस माइनस का 3। समझ में आई कहानी? क्या लिखा है 1x स्क्वायर, ये भी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही आएगा सॉल्व करने पर। 0 इंटू एक्स और लिख लिया क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, ये केवल यही इसमें क्लू पॉइंट था। अब हम इसके फैक्टर्स जब करेंगे, फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 रखो, तो कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √3। ये कैसे आया जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। और फैक्टर करने का इसका एक और तरीका है, क्या ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसको, तब भी 3 ही आना है इक्वल्स टू 0। क्या हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको हम यहाँ पर लगा रहे होंगे, तो फिर हमें मिलेगा x माइनस √3 x प्लस √3। और जब इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो फिर अपना नॉर्मल रूटीन आ जाएगा, x माइनस √3 बराबर 0, तो क्या आएगी x की वैल्यू √3, और x प्लस √3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -√3। समझे? इस तरह से हमारी ये दो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। अब हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स x अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है -b/a, यानी 0/a, और 0 जहाँ पर आ जाए मल्टीप्लाई में यानी न्यूमरेटर में तो 0 होती है वो चीज़ हमेशा। सम ऑफ रूट्स हमारे 0 आ रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम अगर प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर प्लस √3 माइनस √3, क्या दोनों कटने पर अब भी 0 आ रहे हैं? तो पहला ये वेरीफाई। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a, c क्या है यहाँ पर 3 माइनस 3, a क्या है 1 यानी 3/1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया हमारा -3 फॉर्मूले के हिसाब से निकला हुआ। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली जो इनको मल्टीप्लाई करने पर निकल के आएगा, वो क्या आया √3 इंटू माइनस का √3, √3 कितने हो गए √3 और √3 हो गए मिलके 3, और माइनस आ गया। और इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल और फॉर्मूले वाले रिज़ल्ट दोनों काम के हैं, यानी दोनों सेम निकले हैं, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने से पता लगा कि हमारे रिज़ल्ट धीरे धीरे सही होते जा रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने जनरल रिज़ल्ट बना के छोड़ दिए थे। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो रिवाइंड जा सकते हो और वहाँ से नोट कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 हम देख चुके हैं, और एग्ज़ाम्पल 4 भी बिल्कुल सेम ही तरह से हो जाएगा। हाँ, 4 में थोड़ा सा लॉजिक है, और 4 के बाद फिर हम एक 5th क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज आ जाएगी। 4 की तरफ चलते हैं। 4 कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। इसने बोल दिया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोज उसने दे दिया क्या -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2, ये बोल के उसने छोड़ दिया और बोल दिया कि अपने आप निकालो। क्या हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c जैसा अपना कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ये तो अपने तरफ से मान लो। उसने बोल दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b/a की वैल्यू उसने दे दी -3, ठीक है, और c/a की वैल्यू दे दी 2। अब जब हमारी यहाँ पर आकर कंडीशन क्या निकल के आएगी b = 3a, ये मार्कर हो गया ख़राब, और यहाँ से निकल के आई है c = 2a, c की वैल्यू 2a। जब हम इसमें किसी में भी एक की वैल्यू मान लो, अगर a = 1 माना हमने तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3 और c की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2,
ठीक है, मानना ही पड़ेगा। एक भी वैल्यू को एज्यूम कर लो, दो वैल्यू फटाक से निकल के आ जाएंगी। अब जब हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक्सप्रेशन हो गया हमारा ये। अब ये भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन अगर मैं इसकी जगह वैल्यू को 2 मानता तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 आ रहा होता। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सी चीज़ लिख देंगे आगे, के का मतलब क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट, या जो कि रियल कांस्टेंट है, रियल नंबर कांस्टेंट है, जो कि रियल नंबर है। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू मैं पॉजिटिवली बढ़ाता रहूँ या नेगेटिवली बढ़ाता रहूँ, उसी के हिसाब से सी और बी की वैल्यू वेरी कर जाएगी, इसलिए यहाँ पर के लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? आई होप यू गॉट इट। तो इसको नोट करो, उसके बाद प्रोसीड करते हैं आगे। अब हम इसमें अगर फॉर्मूले के हिसाब से भी देखें, क्या निकालना था हमें, केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना था। हाँ, ये सॉल्व हो चुका है, करो इसको नोट और बढ़ते हैं आगे। हो गया? अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से हम रिवाइंड जाएंगे और इसको पहले कंफर्म करके तभी आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मुझे पता है मैंने एक एग्जाम्पल छुड़वा दिया है मुझे, और उसको कमेंट करने की या फिर कोई भी रिमार्केबल चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखो, अगली वीडियो में हम उसको कवर कर रहे होंगे। छोड़ने का रीज़न है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशनशिप बतानी है और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं। सिंपल सी एग्जांपल जो हमने किए थे अभी 2 और 3, उसी की तरह हो जाएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी डन। अगर कोई डाउट हो तो फिर हम अगली वीडियो में पूछ लेंगे कमेंट सेक्शन, या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम का हैंडल दे दूंगा, वहाँ पर मेरे को DM कर आप सॉल्व कर सकते हो अपना सवाल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। सेकंड क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पहला करूँ या डायरेक्ट फिफ्थ करा दूँ? फिफ्थ करा देते हैं, ये थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि वो वाले तो कर लोगे। हालांकि ये भी सिंपल है, किया तो था x² - 3 वाला, बिल्कुल उसी की तरह होगा। क्या t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, इक्वल टू 0, जब 0 की बात निकालने की आती है। यहाँ पर a² - b² वाला फॉर्मूला लगाते हुए ऐसे खोल लेंगे इसे, t + √15, फिर हमारी t की वैल्यू √15 और t की वैल्यू -√15 आ रही होंगी। ठीक है, अब जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c से, जहाँ पर b की वैल्यू 0 दे रखी है और c की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 0, ax² यानी t²। कंपेयर करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, यानी कितना आना चाहिए 0। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले के हिसाब से, और फॉर्मूले के हिसाब से अल्फ़ा डॉट बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है c/a, यानी 15/1, यानी 15 आना चाहिए। वेरीफाई करके देखते हैं एक बार, सॉरी -15 आएगा क्योंकि c की वैल्यू -15 है, -15। वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा को कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। √15 पॉजिटिव का प्लस माइनस का √15, दोनों प्लस माइनस कटने के बाद 0 वैल्यू आ रही है, यानी ये वाला रूल तो हो गया वेरीफाई। अगर हम अल्फ़ा डॉट बीटा की बात करें रूट्स को मल्टीप्लाई करने की, तो -15 आ रहा है सिंपली। ठीक है, इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया कि अल्फ़ा डॉट बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों सेम आ रहे हैं प्रैक्टिकली और फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। ये एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसी तरह से बचे हुए 7 क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। सिंपल है, कोई फारसी की आँख नहीं है, केवल कंपैरिजन डालना है। जो एग्जाम्पल कराए गए थे उन्हीं की तरह सॉल्व हो जाएंगे। बचे हुए 7 नहीं, बचे हुए 6, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं, जो कि है सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन ही देख लेते हैं, जो कि बोल रहा है 0,15 आर सम एंड रूट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बोल रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का 0 आ रहा है, और अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा वो दोनों का √5 आ रहा है। हाँ, ऐसा ही बोल रखा है उसने।
क्या हमें पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालने की बोला है इसने, तो ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपना ऐसा रहा होगा प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू उसने दे रखी है 0, यानी b इक्वल्स टू 0 निकल के आ गया। सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करते ही निकल के आ गया b की वैल्यू 0। अब जब b 0 है और अल्फ़ा डॉट बीटा उसने दे रखा है √5 और जो कि होता है c अपॉन ए और c अपॉन ए उसने दे रखा है √5, तो c की वैल्यू कितनी आएगी √5a। अगर a की वैल्यू मैं √5 ले लूँ तो क्या हमें c की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, और अगर a की वैल्यू को 1 ले लिया जाए तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। वैल्यूज़ रख के देख लेना, निकल जाएंगी। तो फिर हम उनकी वैल्यूज़ रख रहे होंगे, a की वैल्यू रखेंगे 1 यानी एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आई 0x प्लस c की वैल्यू कितनी आई √5। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसी तरह से बचे हुए क्वेश्चन भी हो जाएंगे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो चुकी है फिनिश। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे अगली एक्सरसाइज और वो वाला एग्जाम्पल नंबर 5 जिसको हम छोड़ चुके हैं क्योंकि उसमें क्यूबिक का एक्सप्रेशन है और आज इतना टाइम अभी नहीं रह गया कि उसको भी कवर किया जाए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगली क्लास में आने से पहले अपने होमवर्क को ज़रूर से करके आएँ, तभी आपको बेनिफिट होगा वीडियो लेक्चर से पढ़ने का। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइज, आप लोगों को जब भी वीडियो देखने बैठो तो अपने एक पढ़ाई वाले स्पेस में जा करके अपनी प्रॉपर टेबल और चेयर पे बैठ के हम तब वीडियोस को देख रहे होंगे और इसी से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ हम अपनी कुछ ना कुछ चीज़ों को लैग कर रहे होंगे और बेड पे अगर बैठ के पढ़ने की कोशिश की तो बेड पे केवल नींद आती है, पढ़ाई नहीं। तो इसीलिए इसी मोटिव के साथ हम हमेशा अपनी पढ़ाई को पॉजिटिव रखने के लिए अपने पर्टिकुलर पढ़ाई वाले स्पेस में जाके ही पढ़ाई करेंगे। तो अब मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई तो ज़रूर से करते रहें। सी यू गाइस।